नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी। और हम बात कर रहे हैं रीड 2025 के अकॉर्डिंग। आज क्लास में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी की यानी बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम आने वाले उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से बात करूँ तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले दे रखा है कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण। विकास से परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, विकास के प्रारूप पूर्वानुमान में। क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है, तो विकास वृद्धि तो वो होती है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से अक्सर दिखाई देती है, यानी बाहरी शारीरिक रूप से। फिर विकास जिसमें मानसिक क्रियाएं शारीरिक और यानी वृद्धि और विकास में अंतर ये होता है कि विकास में वृद्धि शामिल होती है। ठीक है, तो इसमें विकास में कौन सा कथन सत्य नहीं ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 में। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, यानी अलग अलग अवस्था के अकॉर्डिंग होता है विकास। इसमें ध्यान रखो, समान रूप से नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कि जैसे रॉबर्ट जे हेविक्स्टर्स, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलोक, डेव वाइगोत्सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। व्यक्ति जो विभिन्नताएं होती है उनको किस तरीके से समझाया जाता है? तो देखो, संज्ञानात्मक योग्यताओं को अंतर करके, स्वभावगत प्रवृत्तियों के माध्यम से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अंतर या अभिसमता में अंतर। तो इसमें से व्यक्ति व्यवसाय से चयन में जाने का तरीका अभिसमता में अंतर से संबंधित प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती? बाल विकास नंबर 4 में देखो, बाल विकास से कौन सी भूमिका सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है? इसमें आंसर हो जाएगा अपने देखो, स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तिगतत्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, तो आदत निर्माण। तो बाल विकास में वातावरण की भूमिका आदत निर्माण द्वारा सबसे प्रतिबिंबित होती है, आदतों को निर्मित करते हैं। व्यक्तित्व का सील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया था? व्यक्तित्व का जो का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? इसमें तो देखो, व्यक्तिगत में किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया ये इसमें पूछा गया है। इसमें देखो, गोल्ड कास्ट्रा एंड रॉबर्ट मेक्रे, रेमंड केटल, हैंस आइजेक्स, आल्फोर्ड। देखो इसमें सीधी तौर पे हम बात करें तो आल्फोर्ड ने 3 प्रकार के सील गुण बताए थे। ठीक है, जिसमें सील गुण, केंद्रीय सील गुण यानी मुख्य सील गुण, केंद्रीय सील गुण और द्वितीय सील गुण। यानी आल्मोड तो है इसमें, रेमंड इसमें, सॉरी आल्फोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके 3 सील गुण है। नेक्स्ट इसमें देखो, अगर हम बात करें आइजेक की बात करें तो उन्होंने भी मानना था कि व्यक्ति काफी हद तक जन्मजात और आनुवंशिक रूप से आधारित होता है। उन्होंने व्यक्तित्व के तौर बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता और विक्षिप्तता बनाम स्थिरता का प्रस्ताव इसमें दिया था, इन्होंने भी बताए थे। केटल की बात करें तो कारक विश्लेषण का उपयोग करते हुए केटल ने मानव व्यक्तित्व के 16 सील गुण इन्होंने बताए थे। ठीक है, तो इनके हिसाब से मान लो की बात करें तो सील गुण इन सभी के हिसाब से रेमंड, आइजेक और आल्पोर्ट के तो है, लेकिन किसके नहीं है? तो यहाँ आपके सही आंसर हो जाएगा पोल कास्ट्रा और रॉबर्ट मेक्रे। नेक्स्ट देखो, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? कौन सा वैध है? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखो आपके लिए। इसमें देखो, MMPI, 16 PF, EPFS, TAT, टेट परीक्षण। तो सबसे वेद नैदानिक तौर पे पूछा निदान के लिए वेद है तो MMPI तरीका। रॉबर्ट जे स्टैंडबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, त्रिक आयामी या पदानुक्रमित। एक चीज याद रखना, जो रॉबर्ट जे स्टैंडबर्ग है
उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत कौन सा था? त्रिआर्किक सिद्धांत दिया था इन्होंने। त्रिआर्किक इसमें से किसी में नहीं है, तो ये उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी त्रिआर्किक सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति निष्पत्ति परीक्षण है? जालौटा सामान्य बुद्धि का परीक्षण, अगर हम बात करें कौन सा बुद्धि का परीक्षण है, इसमें देखो जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या डॉक्टर ए मेन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर देखो, इसमें कौन सा परीक्षण है जो इसमें बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण में माना जाता है? इसमें आ जाएगा भाटिया बैटरी परीक्षण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? कौन सी अवधारणा इसमें से सत्य नहीं है? तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता, अधिगम समानता, शील गुणों का अंतर संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा विचलनशीलता, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकृति के निम्न कौन सी उदाहरण सत्य नहीं, तो विचलनशीलता इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं? पाठ्यक्रम में समृद्धि। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया हुआ है उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, या विशेष कक्षाएं। कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो उपचारात्मक जो अध्ययन होता है वो मानो कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रासंगिक नहीं बैठता। नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट देखो, कौन सी विकृति अधिगम असक्षमता का एक प्रकार है? कौन सा असक्षमता का एक प्रकार है? तो इसमें हो जाएगा जैसे क्रेटिनिज्म, एसटी और डिस्क्लेसिया। तो आगे सीधा सा पता चल रहा है कि कौन सा है इसमें तो असक्षमता, तो डिस्क्लेसिया सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ध्यान रखना डिस्क्लेसिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? कौन सा तत्व निर्णय से संबंधित है? देखो, इसमें तनाव है, कुंठा है, चिंता है, द्वंद्व है, जिसमें द्वंद्व की स्थिति होती है कौन सा निर्णय ले या कौन सा नहीं ले, ये चीज। नेक्स्ट देखो, जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? गिलफर्ड के अनुसार कौन सी विशेषता नहीं है? चिंतन में समानुभूति। चिंतन में समानुभूति बिल्कुल ये सृजनात्मक बालकों नहीं, बाकी समस्या में बहुविध उत्तर बिल्कुल है। चिंतन में लचीलापन भी है, चिंतन में मौलिकता भी सृजनशील बालकों में होता है। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिलेक्शन, स्किल सेल रोग, टर्नर सिलेक्शन। तो इसको कहा जाता है डाउन संलक्षण। ठीक है। निम्न में से कौन सा थांडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? थांडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सातचर्य नियम होता है वो इसमें। बाकी तो आपको पता है तत्परता का नियम थांडाई का है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों तो मुख्य नियम है उसके। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है? इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 16 में, तो स्वास्थ्य, उम्र और जेंडर ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं, ये जन्मजात है। अच्छा, ये उम्र वगैरह ये जेंडर तो ये जन्मजात है। परिपक्वता का स्तर भी नहीं है, और ये अभिप्रेरणात्मक या संवेगात्मक है। सीखने के लिए अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल है, संवेग होते ही मनोवैज्ञानिक तौर पे। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा सवाल है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा दिया गया। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? निष्पादन का सत्यापन करना। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग में को मौलिकता के रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? तो ये मास्लो, फ्राइड, रोजर्स, पियाजे। तो ये किसके द्वारा? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी बाहरी अभिप्रेरणा का कौन सा है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा, से तो पुरस्कार है बाहरी, पुरस्कार और दंड ये। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर प्रश्न आते हैं, प्रदर्शन स्तर है, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, इसमें शिक्षण के स्तरों में शिक्षण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, प्रदर्शन स्तर नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 प्रदर्शन इसमें नहीं होता। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वाइड वाइड डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? किसकी, कौन सी विधि प्रस्तुत की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई थी। अभिप्रेरणात्मक चक्र के तीन महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तीन महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं इसके? तो इसमें याद रखना, अधिगम, पुरस्कार या संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। बिल्कुल ये है अभिप्रेरणा, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन सबसे महत्वपूर्ण घटक ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी। बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें देखो, विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। उपलब्धि में कौन सा नहीं आता है? तो इसमें मूल्यांकन नहीं आता है उपलब्धि परीक्षण में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? कौन से वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो ये 2005, एनसीएफ 2005 हम पढ़ते हैं। ठीक है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकलन का कौन सा प्रकार है शिक्षण अधिक्रिया से संबंधित नहीं है? यहां से बहुत अच्छा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, इसमें देख लो, एक तो उपलब्धि बिल्कुल है, इसमें सतत होता ही आकलन हमेशा। ठीक है, नैदानिक, उपचारात्मक, तो इसमें निदान आकलन के प्रकार में शामिल नहीं होता है। यहां से बात करें तो स्थानन आकलन होता है, रचनात्मक आकलन होता है। नैदानिक तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा अपने योगात्मक। अच्छा, इसमें देखो सारे प्रश्न, इसमें देखो मैं एक चीज बताऊं यहां से, तो इसमें आकलन के जो प्रकार की बात करें तो एक तो होता है स्थानानन आकलन, और एक होता है इसमें रचनात्मक आकलन। रचनात्मक, या इसको हम बोल सकते हैं निरंतर आकलन। ठीक है, और एक होता है इसमें नैदानिक, ये इसी को हम बोल सकते हैं उपचारात्मक। और एक आकलन इसमें होता है योगात्मक या उपलब्धि, योगात्मक या उपलब्धि आकलन। तो इसमें अगर हम बात करें तो उपलब्धि है, इसमें सतत आकलन होता है, ये उपचारात्मक होता है, सतत या स्थानांतरण की बात करें तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। में सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 28 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, जिन प्याजे, जबकि इसमें माना नैदानिक था, पिछले बोर्ड में ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें नैदानिक माना था। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा है, आत्मसातीकरण है, व्यवस्थापन है। तो अधिग्रहण इस जिन प्याजे में उल्लेख नहीं किया था। जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो उसको एलीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? तो देखो, फेलिक अवस्था है, एलन अवस्था है, और इंडिफेसेंट कॉम्प्लेक्स अवस्था। इंडिफस कॉम्प्लेक्स अवस्था इसमें नहीं होती, जबकि लेटेंसी अवस्था इसमें होती है। ये अपने साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण तो 30 प्रश्न थे। रीट 2025 L1 L2 जो भी आप जिस भी अकॉर्डिंग दे रहे हो, उसमें दोनों की तीनों के अगर हम बात करें, साइंस, मैथ, एसएसटी सबके लिए महत्वपूर्ण ये आते
रहने वाली है। इसी प्रकार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एग्जाम तक करवाए जाएंगे। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।